हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्क्रू गेज के बारे में स्टडी करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने वर्नियर कैलिपर्स की स्टडी की थी। आपको मालूम है कि वर्नियर कैलिपर्स 1 मिलीमीटर के 1/10 पार्ट को भी मेजर कर सकता है। 0.1 मिलीमीटर तक ये मेजर कर सकता है या 0.01 सेंटीमीटर तक ये मेजर कर सकता है। उसका लीस्ट काउंट फर्दर हम रिड्यूस कर सकते हैं बाय यूजिंग स्क्रू गेज। आपको बताया था मैंने, वर्नियर कैलिपर्स का वीडियो आप देख सकते हैं उसको ठीक से समझने के लिए। स्क्रू गेज को बनाने सबसे पहले विलियम गैस्कॉइन ने डिजाइन किया था। इसको स्क्रू गेज को किसने डिजाइन किया था? विलियम गैस्कॉइन ने। बेसिकली स्क्रू गेज किस कॉन्सेप्ट पे काम करता है, ध्यान से समझिएगा। ये स्क्रू के मूवमेंट के कॉन्सेप्ट पे काम करता है। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑन द स्क्रू, ठीक है। इसलिए इसको, क्योंकि ये 10⁻⁻6 मीटर तक का मेजरमेंट कर सकता है, इसलिए इसको माइक्रोमीटर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है ना? माइक्रोमीटर। ये माइक्रोमीटर की कैटेगरी में आ रहा है। आप देख सकते हैं कि किसी भी स्क्रू में इसका वर्किंग प्रिंसिपल समझिए कि किस तरीके से वर्क करता है। किसी भी स्क्रू में थ्रेडिंग होती है, देख रहे हैं आप, ये थ्रेडिंग हो रही है, थ्रेडिंग हुई है। मतलब मैं एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को फिक्स करते हुए मटेरियल को वहां से रिमूव करता हुआ चला जाता हूं और हेलिकल मूवमेंट देते हुए अगर हम आगे बढ़े तो हमारा मटेरियल कुछ इस तरीके से रिमूव होता चला जाएगा और उससे ये जो बनेगा वो स्क्रू स्ट्रक्चर आपका बनेगा इस तरीके का। तो इस तरीके की थ्रेडिंग किया हुआ हमें एक स्पिंडल चाहिए, इसी को स्पिंडल कहते हैं। इस तरीके की थ्रेडिंग करने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास हैं जो इस तरीके की थ्रेडिंग कर सकते हैं। अब ये थ्रेडिंग ऐसी की जाती है कि हमें 2 कॉन्सिक्यूटिव थ्रेड्स के क्रेस्ट की पोजीशन के बीच की दूरी मालूम होती है। जैसे थ्रेडिंग की जा रही है तो ये 2 कॉन्सिक्यूटिव पीक है थ्रेडिंग के, इनके बीच की जो दूरी होती है उसको पिच कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? पिच। मतलब जब आप स्क्रू पे मूवमेंट कराएंगे तो डिफरेंट सी बात है कि कोई भी, जैसे नट बोल्ट का मूवमेंट होता है, आप जब मूवमेंट कराते हैं तो वो सर्कुलर रोटेशन करता है और आगे भी बढ़ता है। बढ़ता नहीं बढ़ता है? सर्कुलर रोटेशन भी करेगा और आगे भी बढ़ेगा। जैसे आप देख रहे हैं ये, इसमें देखिए ये थ्रेडिंग की गई है। तो थ्रेडिंग करने से होता क्या है, आप इसको सर्कुलर मूवमेंट कराएंगे, आप इसका मूवमेंट क्या है, सर्कुलर कराएंगे, लेकिन ये आगे की तरफ बढ़ेगा। आप देख रहे हैं ना? तो एक कंप्लीट रोटेशन में जितना आगे बढ़ता है उसको पिच कहते हैं। ये डायग्राम में दिखाया भी है मैंने। जब आप इसको एक बार कंप्लीट रोटेट कराएंगे, जितना आगे बढ़ेगा उसी को पिच कहेंगे। यानी कि जब आप स्क्रू के ऊपर किसी बॉडी को या किसी नट को सेट करके आगे बढ़ाते हैं घुमा के, तो वो रोटेट भी करता है और आगे भी बढ़ता है। तो एक कंप्लीट रोटेशन में जितना वो आगे बढ़ता है उसको क्या कहते हैं? पिच कहते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि उसका पाथ कैसा होता है? हेलिकल पाथ होता है। ये आगे भी बढ़ेगा, इस पे अगर घुमाएंगे तो ये आगे भी बढ़ेगा, मूवमेंट में आगे बढ़ेगा। तो यहां से पोजीशन, यहां के बीच की दूरी, इसी को क्या कहते हैं? पिच कहते हैं। अब जब मूवमेंट कराएंगे तो कुछ इस तरीके से मूवमेंट होता है, सर्कुलर रोटेशन भी होगा और आगे भी बढ़ेगा, लीनियर मूवमेंट भी होगा, लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी होगा और सर्कुलर रोटेशन भी होगा। जब भी आप उस पे मूव कराएंगे, रोटेशनल मूवमेंट कराएंगे, तो वो इस तरीके से मूव करेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं
यहां पे अगर मैं ये मूव करा रहा हूं तो ये आगे बढ़ता चला जा रहा है। अभी फिलहाल में ये देखिए यहाँ पे सेट है, मैं इसको मूव करा रहा हूं तो ये आगे भी बढ़ रहा है। तो एक्चुअल में एक कंप्लीट रोटेशन में जितना आगे बढ़ जाता है उसी को क्या कहते हैं, पिच कहते हैं। क्या कहते हैं, पिच। तो पिच की वैल्यू आप किसी भी स्क्रू गेज के लिए एक फिक्स वैल्यू आपको लेनी पड़ेगी, ठीक है ना। आप उसको 1 mm ले सकते हैं, आप उसको 0.5 mm ले सकते हैं, कोई भी वैल्यू आप एक फिक्स ले सकते हैं। उसको किस तरीके से सेट करना होता है, वर्किंग प्रिंसिपल में बता रहा हूं मैं। उसको कैसे सेट करना होता है, इस तरीके से यू शेप के फ्रेम में, यू शेप के फ्रेम में आप देख सकते हैं ये यू शेप का फ्रेम है। इसमें इस तरीके का हॉलो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर बनाते हुए आप इस स्क्रू को, यहां से ध्यान से देखिए आप लोग, स्क्रू को इसमें सेट कर सकते हैं, ठीक है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। और इसके ऊपर ये मेन स्केल होता है। देखिए वही जो हॉलो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है जिसमें स्क्रू को सेट करेंगे, उसमें क्या है, ये लीनियर स्केल होगा सिलेंड्रिकल हॉलो सिलेंडर के ऊपर, और ये यू शेप का फ्रेम है, और ये दिस इज कॉल्ड एनविल, है ना। यहां पर आके जो स्क्रू है वो यहां पे रेस्ट कर सकता है, ठीक है। तो इसका एनविल, स्पिंडल, पिच मैंने समझा दिया। दिस इज द लीनियर स्केल, बेसिकली स्लीव, रैचेट। रैचेट क्या होता है, रैचेट का यूज करके हम अनड्यू प्रेशर को अवॉइड करते हैं। अनड्यू प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपने इसको घुमाया और घुमाते घुमाते यहां तक आप पहुंचे, अब ये आवाज करने लगेगा, इस तरीके से किर किर की आवाज आने लगेगी। इसका मतलब है कि अब आपका डिवाइस सेट है, उससे ज्यादा टाइट करने की जरूरत नहीं है। कभी भी यहां से पकड़ के टाइट नहीं करेंगे आप, इस तरीके से पकड़ के कभी नहीं। ऑलवेज यूज रैचेट टू टाइटन द स्क्रू बिकॉज इट विल अवॉइड द अनड्यू प्रेशर। अनड्यू प्रेशर को ये अवॉइड करेगा, अनड्यू प्रेशर नहीं पड़ने पाएगा और मेजरमेंट सही आएगी, ठीक है। तो दिस इज अबाउट वर्किंग प्रिंसिपल एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ स्क्रू गेज। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। देखिए मेजरमेंट अगर लेना है आपको तो सबसे पहले इसमें यह चेक करेंगे कि जीरो एरर है कि नहीं। तो जीरो एरर को चेक करने के लिए आप एनविल के साथ स्क्रू को मिला दीजिए। एनविल के साथ स्क्रू को मिला देंगे, किरकिर की आवाज आ रही है, ओके। यानी कि अब ये फाइनल, इससे ज्यादा इसको टाइट नहीं करना है। तो मिलाने के बाद आप ध्यान से देखिएगा कि जो जीरो है, जीरो वो अगर लीनियर स्केल के जीरो से कॉन्साइड कर रहा है, इसका जो जीरो है वो लीनियर स्केल के जीरो से अगर कॉन्साइड कर रहा है, तो इसका मतलब है कि उसमें कोई जीरो एरर नहीं है। जैसे आप इसको अगर देख सकते हो तो इसको यहां से देखने की कोशिश करिए। आप देख रहे हैं जीरो सर्कुलर स्केल का जीरो, और लीनियर स्केल पे आप रेफरेंस लाइन देख रहे हैं। लीनियर स्केल पे रेफरेंस लाइन आप देख रहे हैं। मैं इसको रोटेट कर रहा हूं और आप देख रहे होंगे जैसा कि लीनियर स्केल पे जो रेफरेंस लाइन है, हमारा जो जीरो है उससे थोड़ा सा नीचे आ गया। हमारा जो सर्कुलर स्केल का जीरो है वो मेन स्केल यानी कि आप लीनियर स्केल कहिए, उससे थोड़ा नीचे आ गया। यानी ये वाली कंडीशन बन रही है।
यहां तो कोई जीरो एरर नहीं होगा। अगर लीनियर का जीरो वाली लाइन सर्कुलर स्केल की जीरो वाली लाइन से कोइंसाइड कर रही है तो कोई एरर नहीं है। लेकिन आपका कौन सा केस बन रहा है? आपका ये केस बन गया, पीछे हो गया। चेक इट वेदर द सर्कुलर स्केल, जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल इज बिलो द लीनियर रेफरेंस लाइन ऑफ द मेन स्केल, यानी कि इट इज द पॉजिटिव जीरो एरर। अभी तो इंस्ट्रूमेंट में मैंने दिखाया, उसमें जो सर्कुलर स्केल का जीरो वो पीछे हो गया, तो ये क्या है? ये पॉजिटिव जीरो एरर, क्योंकि उतनी एरर वो उतनी वैल्यू ले करके चल रहा है ऑलरेडी। तो पॉजिटिव जीरो एरर है। जब एरर आपको सब्सट्रैक्ट करना होगा तो पॉजिटिव वैल्यू लेके ही सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो एक्चुअल में वो सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। निगेटिव जीरो एरर कब मिलती है स्क्रू गेज में? जब आपका सर्कुलर स्केल का जीरो जो लीनियर स्केल है उसकी रेफरेंस लाइन वाले जीरो से थोड़ा ऊपर चला जाता है, आगे चला जाता है, ठीक है ना? तो इस तरीके से जो आपको एरर मिलेगी वो निगेटिव जीरो एरर होगी। मेजरमेंट जब भी हम करते हैं तो रीडिंग किस तरीके से रीड करते हैं? ऐसे रीड करते हैं, ये ऐसे, इस तरीके से, ध्यान दीजिएगा। मतलब हम ये मान के चलते हैं जैसे जैसे आप नीचे लाएंगे स्केल, सर्कुलर स्केल को आप रोटेट करेंगे, वैसे वैसे रीडिंग आपकी उस पे आती चली जाएगी, जैसा कि आप देख सकते हैं यहां से। ये सर्कुलर स्केल है। इनिशियल में क्या है? रेफरेंस लाइन से जीरो है, नीचे देखिए सर्कुलर स्केल का जीरो, आप देख सकते हैं ये सर्कुलर स्केल का जीरो नीचे है। अब रीडिंग आप लेना शुरू करते हैं, इसको घुमाएंगे रीडिंग लेने के लिए, तो अब देखिए ये जीरो नीचे जा रहा है, तो आपको इस तरीके से रीड करना पड़ेगा, यानी 20 इस तरीके से, ये आप रीड करें 10, 20, 30 ऐसे करते हुए आप रीड करेंगे। इस तरीके से मूवमेंट होता है, ठीक है? तो आप इस तरीके से एरर पता कर लेंगे। एरर पता करने के बाद आपको फार्मूला एकदम वैसे ही यूज करना है जैसे इससे पहले आपने वर्नियर कैलिपर्स में यूज किया है। कैसे यूज किया है? वैल्यू मेन स्केल रीडिंग आप लेंगे, जो मेन स्केल रीडिंग थी उसकी वैल्यू प्लस इसमें क्या ऐड करना है? कौन सा सर्कुलर स्केल का लाइन, सर्कुलर स्केल की कौन सी लाइन मेन स्केल की लाइन से कोइंसाइड कर रही है? लाइन ऑफ सर्कुलर स्केल कोइंसाइडिंग रेफरेंस लाइन ऑफ मेन स्केल। मेन स्केल के रेफरेंस लाइन से कौन सी सर्कुलर स्केल की लाइन कोइंसाइड कर रही है इनटू लीस्ट काउंट। यही फार्मूला यूज होगा। वहां पे हम वर्नियर कैलिपर्स में क्या देखते थे कि कौन सा वर्नियर स्केल का लाइन मेन स्केल की किसी भी लाइन से कोइंसाइड कर रही है, उससे मल्टीप्लाई करते थे लीस्ट काउंट को। यहां देखना क्या है? मेन स्केल रीडिंग तो आप ले लेंगे कि 1 मिलीमीटर 2 मिलीमीटर कितना चल रही है वो मेन स्केल पे। उसके बाद आप ये चेक करेंगे कि सर्कुलर स्केल की कौन सी लाइन रेफरेंस लाइन से कोइंसाइड कर रही है, उसको लिखेंगे। जैसे जैसे आपकी 20th लाइन या 25th लाइन कोइंसाइड कर रही है तो 25 इंटू लीस्ट काउंट 0.001 सेंटीमीटर या 0.01 मिलीमीटर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इस तरीके से हम वैल्यू इस फार्मूले का यूज करके कैलकुलेट करेंगे। इज इट क्लियर? ओके, अब एक रीडिंग में ले करके आपको दिखाता हूं। इसमें जैसे मान लीजिए मुझे किसी ऑब्जेक्ट का
सपोज कोई ये पेन है, मान लीजिए, इस पेन का डायमीटर निकालना है। एक्चुअल में स्क्रू गेज से उससे भी छोटे ऑब्जेक्ट का डायमेंशन निकाला जा सकता है, इसलिए हम इसका यूज करते हैं। इसको इन दोनों के बीच सेट कर लेते हैं। सेट कर लिया आपने पहले, एनविल और स्क्रू के बीच मैंने इसको सेट कर लिया। उसके बाद अब मैं देखूंगा कि रीडिंग क्या आ रही है। तो आप देख सकते हैं कि 5, 6 और 7 के बाद थोड़ा सा आगे बढ़ रहा है ये, आप देख सकते हैं। ये एक्चुअल में ऐसे देख लीजिए, ये 5 mm है। 5 mm के बाद थोड़ा सा ये आगे बढ़ रहा है। कितना आगे बढ़ रहा है देखिए, 6th 7th 7 के बाद भी थोड़ा सा आगे बढ़ा है, लेकिन आप उसको रीड नहीं कर पाएंगे डायरेक्टली। तो 7 mm कंफर्म हो गया कि मेन स्केल रीडिंग है। अब ये देखिए कि सर्कुलर स्केल पे कौन सी डिवीजन कोइंसाइड कर रही है। अप्रोक्सीमेटली जो 30th डिवीजन है, जो 30th डिवीजन है वो सर्कुलर स्केल पे कोइंसाइड कर रही है। यू कैन सी इट फ्रॉम हियर। तीसवीं 30th जो डिवीजन है वो कोइंसाइड कर रही। तो अगर मैं इसका मेजरमेंट करता हूं तो मेन स्केल रीडिंग की जगह क्या लिखूंगा, 7 mm हो गया, प्लस लीस्ट काउंट 0.01 mm और तीसवां डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है। सी फ्रॉम हियर। तो इसका वैल्यू फाइनली कैसे निकलेगा, 7 प्लस 0.0 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.3 हो गया ये। तो कितना हो गया, 7.30 mm। 7.30 mm is the diameter of this pen। एग्जैक्टली मैंने मिलीमीटर के 1/100 पार्ट तक का मेजरमेंट यहां पे करके दिखाया है। और भी बहुत से स्मॉल मेजरमेंट इससे किए जा सकते हैं। पेज की थिकनेस, किसी पेज के शीट की थिकनेस मतलब निकाली जा सकती है। द थिकनेस ऑफ हेयर भी कैलकुलेट किया जा सकता है। अब बंच ऑफ हेयर लेकर के उसके बीच रख देंगे और उससे फाइनली जैसे मान लिए 20 या 30 हेयर लेकर के आपने बीच में रख दिया और फाइनली जब आपने उसका मेजरमेंट कर लिया तो 30 से या 20 से डिवाइड कर दिया, आपको एक हेयर की थिकनेस मिल जाएगी। माइक्रोमीटर्स में जनरली वो होती है। तो इस तरीके से बहुत स्मॉल मेजरमेंट, एक्यूरेट मेजरमेंट करने के लिए हम स्क्रू गेज का यूज करते हैं। और इसमें जीरो एरर की बात हमने अभी तक जो की है उसमें इसमें अप्लाई नहीं किया मैंने। तो आप चाहें तो इसमें जीरो एरर दे भी सकते हैं। आप इसको मिला दीजिए, अगर वो एग्जैक्टली कोइंसाइड करती है तब तो जीरो एरर नहीं है, अगर नीचे ऊपर है तो जीरो एरर है। आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए, रिफरेंस लाइन से जीरो थोड़ा नीचे है। कितना नीचे है, कितने डिवीजन नीचे है इसमें, रीड करिए। अप्रोक्सीमेटली 3 डिविजन्स ये नीचे है, 3 डिविजन्स नीचे है। तो अगर ये 3 डिविजन्स नीचे है तो एरर इसके अंदर कितना हो जाएगा, कितना एरर हो जाएगा। मेन स्केल रीडिंग तो 0 होगी और 3 लाइन नीचे है सर्कुलर स्केल का 0, तो 3 इंटू लीस्ट काउंट 0.01, तो 0.03 मिलीमीटर। ये क्या हो गया,
जीरो नीचे है, पॉजिटिव जीरो एरर। क्या ये पॉजिटिव, तो 0.03 ये पॉजिटिव जीरो एरर है। तो करेक्टेड वैल्यू क्या होगी आपकी, x इज इक्वल टू करेक्टेड वैल्यू 7.3, जीरो में से 0.03 सब्सट्रैक्ट कर देंगे, व्हाट विल बी द रिजल्ट, 7.27 मिलीमीटर। ये एग्जैक्ट करेक्टेड वैल्यू आ गई। एरर को भी हमने वहां से एलिमिनेट कर दिया। तो जो भी एरर हो आपके इंस्ट्रूमेंट में, जैसे अभी मैंने अभी दिखाया, कैसी एरर थी, पॉजिटिव जीरो एरर थी, उसको मैंने एज इट इज जैसे कैलकुलेट करते हैं वैसे कैलकुलेट किया, मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इनटू द डिवीजन ऑफ द सर्कुलर स्केल व्हिच कोइंसाइड द रेफरेंस लाइन ऑफ द मेन स्केल। तो मेन स्केल रीडिंग जीरो थी और थर्ड डिवीजन, 3 डिवीजन कोइंसाइड कर रहा था थर्ड डिवीजन जा करके। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि हमारा लीस्ट काउंट कितना हो जाएगा, 3 into 0.01 and you will get the result. Are you getting my point?